हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम एक नया जीवन परिचय लेकर आए हैं जो आपके कोर्स का दूसरा जीवन परिचय है। और यह जीवन परिचय है पंडित कृष्ण राव शंकर जी का। तो जीवन परिचय में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम एग्ज़ाम में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम जीवन परिचय को मुख्य बिंदुओं में लिखेंगे। तो मुख्य बिंदुएं हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम एक बार पंडित कृष्णराव शंकर जी का जीवन परिचय पढ़ के देखते हैं पूरा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंडित कृष्णराव जी का जन्म 21 जुलाई 1894 यानी कि 1894 को दक्षिण ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में हुआ था। और इनके पिता जी का नाम था श्री शंकर राव, जो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने ही कृष्णराव शंकर जी को संगीत की विद्या बचपन से शुरू कर दी थी देनी। और कुछ समय बाद उन्होंने यानी कि इनके पिता ने शंकर राव जी को उस्ताद हद्दू खान और नत्थू खान से शिक्षा देने के लिए उनको उनके पास भेज दिया। और शिक्षा इस तरह से प्राप्त करी कि वो दुनिया में अपना बहुत नाम कमा चुके। उनके जो सीखने और मेहनत करने की जो लगन थी, उससे वो बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। तो गायन में वो लयकारी का काम बहुत अच्छा करते थे। लयकारी जैसे आप ताल में पढ़ते हैं, हमने आपको अभी झपताल पढ़ाई थी, तो उसमें हमने लयकारियाँ पढ़ाई थी, एक गुण दुगुन तिगुन चौगुन। तो ये लयकारियों में उलझते नहीं थे, ये किसी भी लयकारी में आसानी से गाया करते थे, जिस कारण से जो सुनने वाले थे वो दूसरे संगीतकार भी इनकी प्रशंसा खूब करते थे। जो सुनने वाले थे, जो श्रोता थे, और जो दूसरे कलाकार थे, दूसरे संगीतकार जो थे, वो भी इनकी खूब प्रशंसा किया करते थे। पंडित जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही सरल और कोमल था। गायन के साथ साथ इन्होंने कई पुस्तकों की भी रचनाएं की थी, जैसे संगीत प्रवेश, संगीत सरकमसार, संगीत आलाप संचार। और ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हुई थी। ये जो पुस्तकें थीं ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और सन 1913 में यानी कि 1913 में ग्वालियर के राजा सतारा ने इनको शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया था। वो इनसे संगीत उन्होंने सीखना शुरू किया था। इसके बाद इन्होंने आधुनिक ग्वालियर नरेश और उनकी बहन कमला को संगीत की शिक्षा दी। तो राजघराने के लोगों ने भी इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ समय बाद दरबार छोड़कर देश की यात्रा पर निकल पड़े। इसके बाद इन्होंने अपने पिता के नाम पर यानी कि शंकर राव के नाम पर, श्री शंकर राव जी के नाम पर विद्यालयों की स्थापना करवाई। तो यह इनका एक योगदान हो गया संगीत के प्रति। इन्होंने शंकर गंधर्व विद्यालय की स्थापना की। कब की थी? 1913 के बाद में। और आज भी यह जो संस्था है वो संगीत में अपना योगदान बहुत अच्छे से दे रही है। फिर इन्होंने 1926 में दोबारा पंडित जी को, जो आलिया कौशल की तरफ से ग्वालियर के जो राजा थे, उन्होंने अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर लिया था 1926 में। पंडित जी को गायन में राग की शुद्धता पर विशेष ध्यान इनका रहता था कि राग की जो शुद्धता है, यानी कि राग दूसरे राग में ना मिले, जो राग गाया जा रहा है उसकी शुद्धता पूर्ण रूप से रहे, यानी कि उसमें कहीं भी बदलाव ना आए। ऐसा नहीं है कि एक राग गाना शुरू किया तो दूसरे राग में पहुंच गए, ऐसा नहीं करते थे। तो ये राग की शुद्धता पर बहुत ध्यान देते थे। पंडित जी की गायन शैली संगीत की दुनिया में अपना खास स्थान रखती थी। राग और लय पर इनका जो अधिकार था वो स्पष्ट दिखाई देता था, यानी कि इन जो राग और लय थी इनकी, जिस लय में ये गाया करते थे और जिस रागों को ये गाया करते थे, उसको बहुत इस तरह से गाया करते थे जैसे बहुत महारत उनको हासिल थी राग को लय में गाने की। और इनकी जो आवाज़ थी वो खुली और वजनदार थी। तो इनका घराना क्या रहा है? ग्वालियर घराना। देखिए इसमें आगे लिखा भी है कि खुली और वजनदार आवाज़ ग्वालियर घराने की विशेषता रही है। यहाँ पे ग्वालियर घराने की विशेषता रही है। पंडित जी मुश्किल हरकतें और तान बड़े आराम से तीनों सप्तकों में गा जाते थे। तो इनकी जो आवाज़ थी, जो हमने आपको सप्तक पढ़ाए थे, मंद्र, मध्य और तार सप्तक,
तो तीनों ही सप्तक में इनकी आवाज़ बहुत ही आसानी से पहुंच जाती थी और तीनों ही सप्तक में ये बहुत मुश्किल मुश्किल तानों को भी गा लिया करते थे। और शुरू से ही इनकी जो लय थी वो बिल्कुल स्थायी थी, यानी कि लय से भटकते नहीं थे। जिस लय में इन्होंने गाना शुरू किया वहाँ से वो ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे गड़बड़ कर जाते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। लय इनकी बहुत सधी हुई थी, बहुत स्थायी थी और आलाप गाने में भी इनको महारत हासिल थी। तो जितने भी संगीत में जो खूबियाँ होती हैं, जैसे गमक, तान, खटका, आप तान और खटका को अभी हम आपके कोर्स में ये टॉपिक हैं, उसको आगे चल के हम पढ़ाएंगे। तो गायन की जितनी भी खूबियाँ होती थी वो उस पर इनको महारत हासिल थी। इन्हें 1947 में ग्वालियर के महाराज ने संगीत अलंकार की उपाधि से सम्मानित किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए कि 1947 में इनको संगीत अलंकार की उपाधि दी गई थी और 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया था और 1973 में भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तीनों। ये आपके जो मुख्य बिंदु हैं उसमें जो पुरस्कार जो हेडिंग आएगी उसमें आप ये लिखेंगे। तो ये तीनों आप याद रखिए, दोबारा से बता रहे हैं। 1947 में संगीत अलंकार, 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने पीएचडी की डिग्री इनको दी थी और 1973 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था और 1980 में इन्हें तानसेन अवार्ड मिला। इनके शिष्यों में सबसे पहले इनके सुपुत्र पंडित लक्ष्मण रविशंकर और प्रोफेसर सारा चंद्रा बाला साहेब, ये इनके शिष्यों के कुछ विशेष शिष्यों के नाम हैं। और इनकी जो पौत्री थी मीता पंडित, वो भी इनकी शिष्या रही हैं। अंत में संगीत की सेवा करते हुए पंडित जी ने 22 अगस्त 1989 यानी कि 1989 को ग्वालियर में आखिरी सांस ली। संगीत के इतिहास में पंडित जी का नाम सदा रोशन रहेगा। तो यह तो इनका पूरा जीवन परिचय था। अब हम इसको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबसे पहले पूरे जीवन परिचय को मुख्य बिंदुओं में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन आया कि पंडित कृष्ण राव शंकर जी का जीवन परिचय लिखिए, तो हम कैसे लिखना शुरू करेंगे। पहले जीवन परिचय, जीवन परिचय लिखने के बाद फिर हम हेडिंग लिखेंगे हम किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं। उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे मुख्य बिंदुएं। ये सब हेडिंग हो गई आपकी। मुख्य बिंदुओं में अंदर जो हेडिंग्स आएंगी, जैसे जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, गुरु का नाम, व्यक्तित्व, रचनाएं, उपलब्धियां, शिष्य, योगदान, गायन विशेषताएं, पुरस्कार और मृत्यु, ये आपकी 12 हेडिंग्स हो जाएंगी। तो ये हेडिंग आप याद कीजिए। इन्हीं हेडिंग के आगे इनका पहले वन वर्ड आंसर आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क दिया है मैंने। पिछली बार मैंने आपको मुख्य बिंदुओं के जो हेडिंग्स थी वो आंसर के साथ मैंने आपको लिख के दी थी, लेकिन इस बार आपको पूरा जीवन परिचय की जो मुख्य बिंदु हैं वो आपको खुद आंसर ये लिखने हैं। तो इस बार मैंने नहीं लिख के दिए हैं, आपको इस बार मुख्य बिंदुएं खुद लिखनी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो जन्म में जैसे पंडित कृष्णराव शंकर जी का जन्म 21 जुलाई 1894 में हुआ था। जन्म स्थान ग्वालियर। और इनके पिता का नाम क्या था, श्री शंकर राव। और जो इनके गुरु थे वो इनके पिता भी इनके गुरु रहे हैं और बाद में श्री हद्दू खान और नत्थू खास, ये इनके गुरु के नाम थे। और इनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही सरल और कोमल था। इनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही सरल और कोमल था। और इन्होंने कई पुस्तकों की रचनाएं भी की थी। तो उन पुस्तकों का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। उन पुस्तकों का नाम यहाँ पे आ जाएगा कि कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, तो वह रचनाओं में आ जाएगा आपका। जैसे संगीत प्रवेश, संगीत सरगमसार, संगीत आलाप संचार, तो ये आपकी रचनाओं में यहाँ पे आ जाएगा पुस्तकें और जो जो आपकी हैं उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद उन्हें क्या क्या उपलब्धियां मिली, जैसे 1913 में ग्वालियर के राजा सतारा ने इनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। बाद में ग्वालियर नरेश और उनकी बहन कमला को भी इन्होंने शिक्षा दी। फिर
उपलब्धियों में ये दरबारी गायक बने। उसके बाद इनके शिष्य कौन कौन रहे, तो इनके पुत्रों का नाम जो इनके शिष्य हो गए, ग्वालियर के राजा हो गए, उनकी बहन कमला हो गई। तो जो जो शिष्य इनके रहे उनके शिष्यों के नाम आ जाएंगे यहाँ पर। इनकी जो पौत्री थी, जो पोती थी, वो भी इनकी शिष्या रही हैं। उसके बाद योगदान में कि इन्होंने संगीत के लिए क्या क्या योगदान दिए, तो योगदान में आपका आ जाएगा कि इन्होंने अपने पिता के नाम पे ही संगीत विद्यालयों की स्थापना करी थी, शंकर गंधर्व विद्यालय की, जो आज भी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही है। उसके बाद गायन विशेषताएं कि इनको जो है ये राग की शुद्धता पर बहुत विशेष ध्यान देते थे, और इनको लय पर भी बहुत अच्छा जो इनका अधिकार था। स्पष्ट रूप से इनकी लय जो है और राग जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, और इनकी जो आवाज़ थी वो खुली और वज़नदार थी। और घराना भी आ सकता है यहाँ पे हम एक हेडिंग लिख सकते हैं 13th पे, घराना। मृत्यु सबसे लास्ट में रख लेंगे, घराना हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी जो शिक्षा थी वो ग्वालियर घराने से हुई थी। उसके बाद कि इनकी गायन विशेषता क्या है कि ताने जो हैं ये बहुत ही सरलता से गा लिया करते थे, और तीनों ही सप्तकों में, मंद्र मध्य और तार, तीनों सप्तकों में बहुत अच्छे से, यानी कि बहुत ही महारत के साथ तानों को गाया करते थे। बाद में इनका पुरस्कार आ गया कि कौन कौन सी पुरस्कार, तो जैसे 1947 में इनको संगीत अलंकार की उपाधि दी गई थी, तो यह पुरस्कार हो गया। 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री से इनको सम्मानित किया। 1973 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण इनको मिला, और 1980 में इनको तानसेन अवार्ड दिया गया। यहाँ पे एक बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जीवन परिचय में जो जो भी ईयर हमें दिए गए हैं उनको लिखना है। जैसे पुरस्कार हमें इसमें लिखना है, जैसे संगीत अलंकार की इनको उपाधि दी गई, तो वो कब दी गई, 1947। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा संगीत अलंकार, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1947। उसके बाद कॉमा करके पीएचडी की डिग्री, ब्रैकेट में आ जाएगा 1962। इसके बाद पद्म विभूषण, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1973, और 1980 ब्रैकेट में क्या था, तानसेन अवार्ड। तो इस तरह से आपको ईयर भी मेंशन करने हैं कि किस किस ईयर में कौन कौन सा पुरस्कार आपको दिया है। बाद में यहाँ पे मृत्यु है आपका कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो यहाँ मृत्यु में जो है उनकी डेट ऑफ डेथ होगी वो आ जाएगी 22 अगस्त 1989। तो इस तरह से आपको पहले पूरी मुख्य बिंदुओं की हेडिंग लिख के उसका वन वर्ड आंसर दे के, और वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर दे के उनका पूरा करके, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप पूरा जीवन परिचय इस मुख्य बिंदु के आधार पर लिखेंगे कि पंडित कृष्णराव शंकर जी का जन्म इस डेट में, इस ईयर में हुआ था, यहाँ पे हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम शंकर राव था, इनके गुरु का नाम हद्दू खान और नत्थू खान था। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल और कोमल। तो यानी कि जो जो आपने मुख्य बिंदु लिखी हैं उनको आप पैराग्राफ में यहाँ पे पूरा पूरा लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिख कर आते हैं तो ये बिल्कुल मैं श्योरली कह रहा हूँ कि आपके पूरे 6 के 6 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में देंगे। लेकिन बाय चांस आप अगर पैराग्राफ लिख के आते हैं केवल, तो वहाँ पे आपके नंबर कटने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी पूरा जीवन परिचय, उनके पास इतना नहीं होता है टाइम कि वो पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे। कोई है जो पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जामिनर्स हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। तो वहाँ पे आपके, अगर आप सिर्फ पैराग्राफ में जीवन परिचय लिख कर आते हैं तो आपके नंबर कटने के पूरे चांस होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल मुख्य बिंदु लिख कर आ गए और पैराग्राफ नहीं लिखा है तो भी आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि वो आपको एलैबोरेट भी तो करना है। तो इसलिए मुख्य बिंदुएं लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आप उसको पैराग्राफ में पूरा जीवन परिचय लिख कर आएंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस जीवन परिचय को याद कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे पिक जो है वो सेंड कर दिया है जीवन परिचय का, उसे पढ़कर आप मुख्य बिंदुओं के आंसर यहाँ पे लिखिए पहले 1 बाय 1। और जैसे जन्म है तो जन्म का आंसर लिख लिया, जन्म स्थान फिर उसका आंसर लिख लिया, एक एक करके सारे हेडिंग्स के आंसर लिखिए। और उन हेडिंग्स को ही आप याद कीजिए, वो आपको पैराग्राफ लिखने में भी काम आएंगे, पूरा जीवन परिचय लिखने में। और इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आप 1 वर्ड से ही ईजिली याद कर सकते हैं। तो इसको आप कीजिए।
मुख्य बिंदुओं के आंसर लिखिए, पूरा जीवन परिचय आप इसको याद कीजिए। आज का टॉपिक आपका यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।